फ्यूचर। थैंक यू। बच्ची रोती हुई है ये। नीट 2016 जैसा हो गया। पेपर क्या कहूँ, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर। क्योंकि यार कोई पेपर है, अगर आप देख रहे हो, अगर आपको शुरू के 5-6 सवाल आपको ऐसे लग रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यार उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, डायरेक्टली फॉर्मूला पे सवाल नहीं है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यार पेपर वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं। पहले इतने झूठ बोले कि एनटीए मेरे नोट्स में से पेपर बनाता है, एनटीए की औकात नहीं है कि जहाँ मैं पेन रोक दूँ उसके बाद वो कुछ बना सके। वो झूठ छुपाने के लिए आज ये झूठ बना दिए। देखो कैसे झूठ पे झूठ, लेकिन कभी इन्होंने अच्छी एजुकेशन की बात नहीं करी, अच्छे लेवल की बात नहीं करी, बच्चे को हर परिस्थिति के लिए ट्रेन करने की बात नहीं करी। बस सब इजी होगा। तारीख 4 मई 2025। सभी नीट एस्पिरेंट्स अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी थे। सब ने साल 2 साल की मेहनत कर रखी थी कि इस साल तो किसी तरह नीट का पेपर क्रैक कर ही लेना है और सिलेक्शन ले ही लेना है। पर जैसे ही शाम के 5 बजे बच्चे छूटने लगे एग्ज़ाम सेंटर से, तो खबर आते ही एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। सब ने सोच रखा था कि इस बार भी नीट का पेपर वैसे ही प्रिडिक्टेबल आएगा जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया करता था। वैसे ही लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर भी किए थे, जैसे पिछले साल से रिपीट हो रहे थे वही वाले। पर एनटीए को ये गवारा नहीं था। सरकार तो हर 5 साल में बदलती ही है, लेकिन एनटीए ने भी लगता है अपना तरीका बदल लिया है कि 5 साल पे नीट का एग्ज़ाम पैटर्न ज़रूर चेंज करेंगे वो। जब बच्चे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी फीलिंग जाहिर की। सब ने बताया कि फ़िज़िक्स कुछ ज़्यादा ही लेंदी थी, कुछ ज़्यादा ही टफ़ थी। केमिस्ट्री भी मॉडरेट लेवल या फिर उससे थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा ही टफ़ थी एंड कंपैरिजन टू जैसे पिछले पेपर आ रखे हैं वैसे। बायो की बात करें तो बायो में क्वेश्चंस तो चलो टॉपिक से पूछे गए थे, सिलेबस से थे, अच्छे क्वेश्चंस थे और बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे, और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कुछ ज़्यादा ही वेग थे। हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में भी हमारे व्यूअर्स ने काफ़ी कुछ बताया। जैसे एक व्यूअर मुनाज अंजुम ने बताया, द नीट एग्ज़ाम वॉज मेंट टू द लेवल द प्लेइंग फील्ड, बट इन रियलिटी money, management quota and influence still override merit in many private medical colleges. A student scoring below 200 can secure a seat while a deserving 650 plus ranker from a poor background might be left fighting the system or giving up entirely. This isn't just a rat race, it's a rigged maze where those with privilege enter from a finish line and the rest are made to run laps. वैसे ही एक और व्यूअर परवीन ने भी अपना दुख जाहिर करते हुए कुछ बताया हमें कमेंट सेक्शन में। बायो में सेक्शन भी नहीं बनाए थे सब, और बॉटनी से मैक्स क्वेश्चन आए हैं, और जूलॉजी के कुछ चैप्टर्स तो ऐसे एक क्वेश्चन तक नहीं आया। जब नीट एग्ज़ाम में बायो ही ऐसा बना देंगे, बस स्टेटमेंट तो केमिस्ट्री फिज़िक्स कब करेंगे। और एनटीए को तो पहले पेपर से अब से लिखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम पेपर जो है वो 2 घंटे और 20 मिनट का ही है, ना कि 3 घंटे का। और सेंटर वालों ने 2 घंटे लाइन में रखा और बायोमेट्रिक भी नहीं कराए और क्लास में भेज दिए। ये सारी प्रॉब्लम्स इन्हें अपने सेंटर पे भी आई। साथ ही साथ पेपर के बारे में इन्होंने बताया कि बायो में ही जब इतना टफ क्वेश्चन आने लगेगा, इतने सारे स्टेटमेंट, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री कब करेंगे। और साथ ही साथ जो टाइमिंग है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जो 3 घंटे बोले जाते हैं उसके इफ़ेक्टिव तो 2 घंटे कुछ मिनट ही मिल पाते हैं बच्चों को। वैसे ही कीर्ति यादव ने भी अपने कुछ शब्द यहाँ पे जाहिर किए हमारे कमेंट सेक्शन में कि पेपर करते ही कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया और जो आता था वो भी नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं उन लोग की भी बात करना चाहूँगा जो फिज़िक्स पहले अटैम्प्ट किए होंगे या फिर 1-2 क्वेश्चन भी उन्होंने देख लिया होगा बिफोर अटैम्प्टिंग बायो, तो उनकी बायो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब गई होगी उस टाइम पे। वैसे ही निहारिका रंजन ने भी अपना एक दुख बताया यहाँ पे कि इट्स माय फर्स्ट ड्रॉप, बहुत मेहनत करा था, टेस्ट में 580 to 600 आ रहे थे, सोचा था थोड़ा और फाइट करेंगे तो 640-650 आ जाए और जीएमसी मिल जाए, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक इन्हें मिल जाए। पर ये क्या हुआ, बस 400 आ रहे हैं। क्या बोले घर पे, बहुत हर्ट हुआ है यहाँ, रोना आ रहा है, अब सब ख़त्म सा लग रहा है। ये तो नीट के लेवल बढ़ाने वाली प्रॉब्लम थी ही, उस पे से भी कमेंट में और भी कुछ हमें ऐसे कमेंट्स देखने मिले जिसमें बताया गया कि जो सेंटर था, एग्ज़ाम सेंटर था, वहाँ के इन्विजिलेटर्स, वहाँ के जो स्टाफ थे, उन्होंने काफ़ी अजीब बिहेवियर्स किए हैं। यहाँ तक कि जो टाइमिंग दिया गया था 3 घंटा, उसमें भी बायोमेट्रिक्स और सिग्नेचर्स और बहुत सारी डिटेल्स फिल करने के लिए
उन्हें बीच बीच में इंटरप्ट किया जा रहा था, जिससे एक फ्लो जो होता है वो इंसान का टूट जाता है पेपर बनाने के वक्त। वैसे ही हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं अभिनव, उन्होंने बताया कि 10 बार आके साइन कराया है और OMR भी भरवाया, 10 से 20 मिनट तो लोग के इसमें ही चले गए। अगर देखा जाए तो इफेक्टिव टाइम 3 घंटे का तो मिला ही नहीं बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए अपना आंसर, और साथ ही साथ उसमें भी OMR में मार्क भी करना है और क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। साथ ही साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम जो थी वो कि पेपर का लेवल इतना ज़्यादा लेंदी कर दिया गया और फिज़िक्स तो काफ़ी टफ भी बना दी गई, जिसकी वजह से बच्चे बार बार घूर के रह गए कि क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही ढेर सारे बच्चे यहाँ पे हैं जो परेशान हैं कि उनके साथ ये क्या हो गया, कैसे हो गया और आखिर हुआ ही क्यों। ये आंसर में तो ऐसे स्पेक्यूलेशंस बहुत सारे हैं कि ऐसा क्यों किया गया, किस लिए हुआ, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो मुझे समझ आते हैं यहाँ पे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला है कि नीट एक सिलेक्शन एग्ज़ाम है। इसे अगर हम लोग सोचें कि ये NTA की एक लापरवाही है कि उसने इतना ज़्यादा टफ कर दिया, तो NTA को भी ब्लेम करना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि ये सिलेक्शन एग्ज़ाम है। यहाँ पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रीम को यहाँ पे छांट के लाना है और उनको ये सेलेक्टिव सीट्स जो हैं वो अलॉट करनी है। तो यहाँ पे NTA को भी ब्लेम करना सही बात नहीं होगी, क्योंकि ये अपने आप में एक सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम है, ना कि ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सबको खुश कर दिया जाए जैसे कि एक बोर्ड एग्ज़ाम होता है। दूसरा पॉइंट जो है कि लास्ट ईयर जो एक स्कैम हुआ था, जिसकी वजह से रीनीट बार बार हुए जा रहे हैं लगातार। पिछले बहुत सालों में हमें ये देखने मिला है कि रीनीट का एक पैटर्न चालू हो गया था, एक ट्रेंड होने लगा था कि रीनीट होगा। और साथ ही साथ इतने सारे ऑल इंडिया रैंक 1 आना और इतना स्कैम, एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगना NTA के ऊपर, ये NTA को शायद गवारा नहीं रहा और उसने ठानी कि एक पेपर लेवल ऐसा बनाया जाए जिससे ज़्यादा रैंक हाई ना जाए, ज़्यादा रैंक में इन्फ्लेशन ना हो, और साथ ही साथ यहाँ पे सेलेक्टिव बच्चे जिन्हें सेलेक्ट करना है उन्हें, वो भी उन्हें मिल जाएं। साथ ही साथ आते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे, NTA जो एग्ज़ाम बॉडी है उसे अपने ऊपर क्रेडिबिलिटी भी वापस लानी थी, यानी कि एक ट्रस्ट, एक क्रेडिबिलिटी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी पे होनी चाहिए, उसे वापस ये रीगेन करना था इस साल किसी हाल में, क्योंकि पिछले साल का जो स्कैम था कुछ ज़्यादा ही वाइड स्प्रेड था, कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। चौथा पॉइंट ये कि जो 2018, 17, 16 और 15 में और उससे पहले के पेपर्स में, AIPMT के पेपर्स में भी देखने मिला है कि फिज़िक्स को एक डिसाइडिंग फैक्टर हमारे पेपर में रहा करता था। मतलब कि जो आपकी रैंक है वो डिसाइड करेगा आपका फिज़िक्स, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री तो लोग बना लेते थे, और इस साल भी वही देखने को मिला है कि जो फिज़िक्स है उसे यहाँ पे टफ बनाया गया, उसे लेंदी बनाया गया, इतना कि लास्ट में अटेम्प्ट करते करते उनके पास टाइम ही नहीं बच रहा होगा या फिर क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहे होंगे, इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में दे रखे थे। मतलब कि यहाँ पे NTA चाह रहा है कि वापस से फिज़िक्स को एक डिसाइडिंग सब्जेक्ट बनाया जाए, एक डिसाइडिंग मैटर कंसीडर किया जाए कि यहाँ पे आपके रैंक जो हैं वो डिसाइड होंगे फिज़िक्स के बदौलत। यानी जो ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस और उतने ही एफिशिएंसी से सही बना लेगा, उसे यहाँ पे सिलेक्शन मिल रहा होगा। तो फिज़िक्स अगर एक डिसाइडिंग सब्जेक्ट बना है यहाँ पे, और बायो और केमिस्ट्री तो वैसी ही थी, बस यहाँ पे स्टेटमेंट ज़्यादा ऐड किए गए, ज़्यादा लेंदी बनाने की कोशिश की गई पेपर को, और थोड़े बहुत वेग सवाल भी पूछे गए। मेरी राय मानो तो यहाँ पे बायो में आपको अभी भी NCERT से स्टिक करना चाहिए और उसके अराउंड आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना चाहिए। मतलब कि अगर आप ट्राई कर रहे हो NCERT रीड करने का, तो NCERT आप रीड करो, उसको छोड़ो नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस NCERT से थे। मैंने वीडियो डाला है, सारे क्वेश्चंस लगभग NCERT से पूछे गए हैं। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस डायग्रामेटिकली वहाँ पे प्रेजेंट किए गए NCERT में, और उसको यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में पूछा गया है, तो वो भी आप देख सकते हो, वीडियो है चैनल पे। एक बुक आती है एलिमेंट्री बायोलॉजी, लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतनी बड़ी बुक पढ़ना कैसे पॉसिबल होगा। मैं बोल रहा हूँ वो आप पूरी मत पढ़ो, लेकिन आपकी जो NCERT है आप उसको पढ़ रहे हो, उसके अराउंड आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो वेग नहीं है। यहाँ पे जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो सो कॉल्ड वेग क्वेश्चंस हैं, वो वेग नहीं है, वो क्वेश्चन उस टॉपिक के अराउंड बिल्डअप किया गया जैसे AIPMT में किया जाता था। तो आपको यहाँ पे थोड़ा तो NCERT को समझने के लिए उसके अराउंड आपको कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी।
हाँ, वो याद मत रखो, लेकिन आप समझने के लिए वो ज़रूर पढ़ो। तो एलिमेंट्री बायोलॉजी यहाँ पे एक अच्छी बुक है ट्रूमैन की। अगली बात है यहाँ पे केमिस्ट्री, वो भी सिमिलर आपको फॉलो करनी है जैसे आप करते आ रहे थे। लेकिन फिजिक्स जो इतनी ज़्यादा टफ कर दी गई है, उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन रखने से अच्छा मैं एक ऐसे आदमी से ओपिनियन लेना चाहता हूँ जिसने खुद 180 में 780 स्कोर किया है अपने नीट फिजिक्स में, और साथ ही साथ उसने बहुत ही अच्छे लेवल की फिजिक्स पढ़ रखी है। तो उसके डीप एनालिसिस को हम लोग जानते हैं और उसका क्या अप्रोच होता अगर वो इस बार नीट के लिए अगेन एक ड्रॉप या फिर प्रिपेयर कर रहा होता। इस साल के पेपर को देखते हुए, इस पैटर्न को देखते हुए उसकी क्या अप्रोच रहती और उसने क्या क्या मॉडिफिकेशंस की होती, कौन से सोर्सेज यूज़ किए होते, कौन से बुक्स यूज़ की होती। चलिए उनसे पूछते हैं। सो वी हैव ऋतिक विद अस। और ऋतिक, अब सब लोग तुमसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स को जो इतना टफ बोला जा रहा है या फिर फिजिक्स को इतना लेंदी बोला जा रहा है, तो उसके आखिर रीज़न क्या है? ज़रा सा तुम उस पर थोड़ा सा लाइट शो करो कि क्या रीज़न हो सकते हैं यहाँ पे। मुझे इस बार का क्वेश्चन एटलीस्ट 30 क्वेश्चन करने लायक लगा। मैं ऐसे टफ नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ, कम टाइम होने के कारण ये टफ लग सकता है। लेकिन एटलीस्ट आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। बाकी का जो 15 बचे हुए क्वेश्चन है, उसके लिए मैं टफ मान सकता हूँ। इसके 3 या 4 क्राइटेरिया मैं बताऊंगा क्यों टफ लगे बच्चों को और क्या होने चाहिए। पहली बात तो ये जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन थे, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आ रहे थे, ठीक है। दूसरा मैं कह सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चन में काफी कैलकुलस, यानी कि आप ऐसे इसे कह सकते हैं कैलकुलस हेवी क्वेश्चन थे। अगर आपको कैलकुलस आएगा तो आपसे बनेगा, नहीं आएगा तो आपसे कुछ भी नहीं होने वाला है। रट्टा मार के नहीं, कैलकुलस आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन छोटे छोटे जाकर निकालना पड़ेगा, उसके बाद सबको मिलाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन थे। मतलब वो कैलकुलस डाल के वो लंबा कर दिया गया क्वेश्चन को। हाँ, आपको कैलकुलस आएगा तभी वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। और मैं एक और भी कह सकता हूँ कि अभी जैसे कोचिंग वालों ने छोटे छोटे ट्रिक्स अपना के रखे हैं कि हाँ ये ट्रिक लगा दो आंसर आ जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी आप बना पाओगे। ट्रिक से जाओगे नहीं लगेगा, आपका आंसर आने ही नहीं वाला है। मैं आगे क्वेश्चन में बता दूंगा कहाँ ट्रिक नहीं लग रहा है और कहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था, ठीक है। और चौथा, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट यहाँ पे जैसे बोला गया था कि हमें ट्रिक्स ऐसे सॉल्व कर लो और छोटे मोटे ट्रिक्स है, रिलेशंस है, वो निकाल लेते हैं और वो अप्लाई करके आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे ही एनटीए ने ये चैलेंज कर दिया कि नहीं, तुम ट्रिक नहीं सॉल्व कर पाओगे ट्रिक से ये क्वेश्चन, और तुम्हें एटलीस्ट तुम्हें वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जहाँ से स्क्रैच से बिल्डअप करके आधे तक लाना पड़ेगा न्यूमेरिकल को, उसके बाद ही उससे क्वेश्चन बनेगा। तो यही बताना चाह रहे हो, है ना? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं क्वेश्चन में भी दिखा दूंगा कैसे क्या अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आंसर आता है। आप ट्रिक याद करके चले गए, वहाँ अप्लाई ही नहीं हो रहा। ओके, तो क्वेश्चन से मूव करते हैं, ठीक है। और एक और चीज बोलना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन थे, तब नहीं कहूंगा बहुत लेंदी थे, आपको कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा, थोड़े टाइम के बाद आएगा, लेकिन बनने लायक थे। अच्छा, मतलब मोस्टली क्वेश्चन ऐसे थे जो बन जाते। हाँ, ओके, हाँ। जैसे ये क्वेश्चन देखो जैद, क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा एकदम पूरा एनसीईआरटी का कॉपी करके यहाँ पे चिपका दिया गया है। आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट है, आप रट्टा मार के नहीं कर सकते हो, बस ऐसे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, बट सॉल्व करके जाओगे तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। सही में ये तो जैसे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं वैसे ही दिया हुआ है डायरेक्टली, बस उसका स्टेटमेंट लंबा लंबा है ना। हाँ, आप स्टेटमेंट समझ जाओ, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे मैं अभी क्वेश्चन नंबर 38 की ओर दिखाता हूँ। 38 में क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन आप देखो 38 में आपको जब तक कैलकुलस नहीं आएगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब नहीं आएगा, आपसे ये क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो इसको आप कह सकते हो कैलकुलस हेवी क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा चीज नहीं था, थोड़ा सा इमेजिनेशन, थोड़ा सा कैलकुलस का हेल्प, और आप देखो कितने छोटे स्टेप में मेरा आंसर निकल के आ रहा है। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा गया था नहीं? हाँ, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के आपको किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है। आपको बेसिक कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए, इंटीग्रेशन निकालने आना चाहिए, आप क्वेश्चन के साथ खेल जाओगे। थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए, मतलब उसमें बस वो जो कॉन्सेप्ट है अपना बेसिक का ही, वो बेसिक मैथ्स वाला वही अप्लाई करना था ज्यादातर क्वेश्चन में जो टफ थे। हाँ, लेकिन मैं कहूँगा ये क्वेश्चन नीट में आने लायक नहीं थे, बट ये एडवांस के क्वेश्चन है, लेकिन नीट में आ गए तो मैं बता रहा हूँ एडवांस के भी क्वेश्चन वो ऐसे डालते हैं जो
आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ और बन जाए, बहुत ज्यादा स्टेप नहीं जाना पड़े, जैसे कि आप देख सकते हो इसके आंसर में। तो ये सब थोड़ा इमेजिनेशन, थोड़ा कैलकुलस। अब जिसने वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स में भी एकदम वैसे पढ़ाई की होगी कि बस फॉर्मूला रट लेते हैं जाके अप्लाई कर दें, तो वो तो नहीं बन पा रहा होगा यहाँ पे। अब नहीं, आपको प्रॉपर छोटा इसमें जाके dx लेना पड़ेगा, उसका फिर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, थीटा इक्वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका इक्वेशन बनेगा। और छोटे वाले मास का पहले बनाओगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करोगे, तब आंसर आएगा। कम से कम इसमें एक्सपर्ट होने के बाद भी 2-3 मिनट तो लगेगा इस क्वेश्चन। मतलब इन शॉर्ट आप मेहनत से नहीं भाग सकते, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ठीक है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 में आपने फॉर्मूला रट्टा मार के चला गया। देख लो, मैं इधर लिखा हुआ अभी हूँ, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। यही कोचिंग में सिखाया जाता है, यही ट्रिक बताया जाता है कि R जो है n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। लेकिन क्वेश्चन कैसा आ रहा है, एक भी दिख रहा है कोई ऑप्शन? नहीं दिख रहा है। उस टाइम आपका दिमाग क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो ऊपर से ऑलरेडी टाइम भी कम बच रहा है, बायो केमिस्ट्री में लगा चुके हैं लोग, और फिर फिजिक्स में इतना कम टाइम। आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि हाँ F = mv स्क्वायर बाई r होता है, NH = mvr होता है। अब ये दोनों के साथ आपको खेलना है, खेलकर आंसर निकालना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ट्रिक के सहारे जाओगे, नहीं आ पाएगा। सही बात है। मतलब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए आपका, उस पर थोड़ा सा मैथ्स का भी पकड़ होना चाहिए, और उसके बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका जो कॉमन सेंस है वो भी यूज़ करना है। मतलब एक तरह से हॉलिस्टिक अप्रोच लिया है NTA ने इस बार ना। आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है। b स्क्वायर आ रहा है तो उसका वैल्यू पुट करो, निकालते जाओ, आंसर निकल जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसका उधर से मिलाने में डर जाते हैं, उस चक्कर में सभी गलती कर देते हैं। सही बात है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्वेश्चंस के बारे में और कैसे पेपर का लेवल, वो भी फिजिक्स का टफ बनाया गया और उसको डिफिकल्ट बोला जा रहा है, तो वो क्यों है, वो रीजंस के बारे में ये बात हो गई। तो अब एक सवाल है कि जो बच्चों का ये सवाल था कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, तो उसका तो हम लोग ने बता दिया कि आपके साथ क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद उनका था कि कैसे हो गया, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे पता चल गया कि कैसे उसका डिफ़िकल्टी बढ़ाया गया। अब एक सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, और इसके बाद अब करना क्या चाहिए कि अगले नीट के लिए वो थोड़ा सा सिक्योर साइड पर है। क्योंकि अब सबके मन में ये डाउट है कि अगर हम कहीं जाते भी हैं पढ़ने के लिए, तो वो भी ये पढ़ा रहे हैं हमें वही चीज़, उनका तो पैटर्न वही है जो पिछले नीट के लिए था। तो वैसे तो मुंह के बल गिर गए वो, लेकिन अब उनका क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, अब उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए जिसके वजह से वो अगले नीट के लिए एटलीस्ट सिक्योर रहें, कि एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें वो टारगेट कर पाए, उन्हें सॉल्व कर पाए। तो प्रिकॉशन क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो प्रिकॉशन है ये रिलेटिव टर्म है। क्योंकि आपको पिछले साल से देखा जाए तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जंप कर रहा था, कहाँ से कहाँ चला गया। अगर इस बार भी कट ऑफ जंप कर जाता है तो मे भी अगले साल इससे भी टफ क्वेश्चन है। सही बात। लेकिन अगर कट ऑफ गिरता है तो इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, और अगर नहीं गिरता है तो इससे हाई भी जा सकता है। तो इसके कुछ प्रिकॉशन मैं बोलूँगा। पहली बात तो आपको एनसीईआरटी पे अच्छे से एक एक क्वेश्चन पकड़ होने चाहिए, लेंदी से लेंदी, छोटा से छोटा। मतलब जो हम लोग फिजिक्स में इग्नोर करते थे एक्सरसाइज को, वो भी करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर भी अच्छे से याद करके चलो। इस बार तो असर्शन रीजन नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है देगा, और उसी में फंसाएगा बच्चों को। ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए, चाहे प्रीवियस ईयर नीट का हो चाहे जेईई मेंस का हो। और जहाँ तक एडवांस की बात रही, तो एडवांस में हर एक क्वेश्चन नहीं करना है जिसका सॉल्यूशन छोटा हो, जो नीट में 1 से 1.5 मिनट, बहुत से बहुत 2 मिनट में बने, बस उससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। आप ये 3 काम करोगे, आपका फिजिक्स में 45 में से 40 ये जो तुमने बताया, तो बन के ही आएगा। सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये जो तुमने बताया कि अभी कि एडवांस का वैसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो, कस्टमाइज्ड हो नीट के लिए, तो इसके लिए एक्चुअली ये हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे अपने बैच में ही करवाते हैं कि जेईई मेंस लेवल का और एडवांस लेवल का वो वाला जो क्रीम क्वेश्चन होता है वो हम लोग करवा रहे हैं फिजिक्स में। तो अगर इंटरेस्टेड ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ठीक है ऋतिक, कंटिन्यू। हाँ, ठीक है। ये आपको करना है। बुक रिसोर्स का बात करूँ तो एनसीईआरटी होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। दूसरा चीज, आपको कोई भी एक अच्छे कोचिंग का नोट्स, जैसे आप हम लोग का भी नोट्स देख सकते हो,
काफी बेहतरीन है। ठीक है, ज़्यादा प्रमोशन करने में फिर ये लोग कमेंट करेंगे कब प्रमोशन करने आया तुम लोग। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप ठीक। कोई भी XYZ कोचिंग के अच्छे सा नोट्स आपके पास होना चाहिए। वो नोट्स को बढ़िया से आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, उसको अप्लाई करो। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, JEE मेंस, नीट और एडवांस का सुपर, मतलब बहुत सुपरफिशियल लेयर वाला। हाँ, मतलब इतना एडवांस आप के करोगे। क्वेश्चंस उतने थे नहीं, लेकिन बस वो लेवल इतना हाई था कि लग रहा है कि एडवांस का क्वेश्चन है ना। हाँ, नहीं, तो थोड़ा practice नहीं। एक दो मुझे लगता है, जैसे आप सरफेस टेंशन में देख सकते हो, ये एडवांस का क्वेश्चन, अच्छा लेकिन बहुत सुपरफिशियल बना जा सकता था। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चों की भी कमी रह गई थी, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस की भी कमी रह गई थी जो पढ़ा रहे थे कि उन्होंने। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। एनटीए जो है आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछते जा रहा था। आप फिजिक्स में फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। लेकिन इस बार का पैटर्न एकदम चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि पिछले बार कट ऑफ बहुत हाई चला गया। इस बार भी जाएगा तो इससे भी टफ क्वेश्चन बना जा सकता है। तो इसमें आखिर गलती किसकी बोली जाए? फिर ये लास्ट सवाल है, इसके बाद इसको एंड करते हैं कि आखिर गलती यहाँ पे जो मुझे लग रही है वो एक तो बच्चों की भी फॉल्ट थी कि उन्होंने बस बहुत ही शॉर्टकट में प्रिपरेशन करने का ट्राई किया, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एनटीए था उसके पिछले साल जो फॉल्ट थी उसने इस बार पूरी खुंदक निकाली है, ठीक है। हाँ, कह सकते हो। तीसरा कि यहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने भी, उनकी भी गलती क्या बोली जा सकती है, उन्होंने तो वही प्रमोट किया जो 5 साल से ट्रेंड चल रहा है। पिछले 5 साल को ही तो हम लोग रेफर करते थे, लेकिन अब यहाँ पे 5 साल के बाद वो चेंज कर देना, यहाँ पे एनटीए का जो ट्रेंड था पैटर्न ही चेंज कर देना, मुझे लग रहा है वो भी एक रीज़न हो सकता है। और इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो? एड ऑन मेरा यही है कि सबसे बड़ा रीजन आपको फिजिक्स से भागना नहीं है। फिजिक्स को इमेजिन करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, उसके बाद आप अप्लाई करके देखो, आपसे फिजिक्स अपने आप बनेगा। मुझसे भी ऐसे ही होता है, मैं इमेजिन करके बनाता था, उससे बहुत इजीली बनता था क्वेश्चन। और ये मैं 2025 में भी बैठ के देता तो मिनिमम मैं 40 बना के आता ही आता। ठीक है, मतलब कि वही है कि आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है और उस पर बिल्डअप करते जाना है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, और कोई शॉर्ट वे नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं। कोई शॉर्ट वे नहीं। शॉर्ट वे का एक होता है, लेकिन वो शॉर्ट वे आपको याद नहीं रहता है। सही बात। शॉर्ट वे भी मिलेंगे, बट आप अप्लाई कर पाते हो तब ठीक है, लेकिन अगर आपसे कॉन्सेप्ट अप्लाई इजी तरीके से हो जा रहा है तो आप शॉर्ट वे पे क्यों जाओगे? मतलब आपको इतना काबिल बनना है कि आप खुद से वहीं पे शॉर्ट वे निकाल लो, है ना, कि इस बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट वे में कैसे कर पाए हम, और ये नहीं कि बस याद करके चले गए वैसा टाइप का, लेकिन वो बना नहीं तो फिर दिक्कत आ गई, क्योंकि अब तो वो प्रैक्टिस से होगा, आपको प्रैक्टिस से होगा, करते 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 हो जाएगा। तो ठीक है ऋतिक, फिर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच जायद। यहाँ पे मुझे एक चीज़ लगती है कि हमें एक बदलते पैटर्न के साथ अपनी प्रिपरेशन के पैटर्न को भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि एनटीए तो अब अपना शो कर दिया है कि वो पैटर्न ज़रूर बदलेगा और इस पैटर्न के सवाल आ सकते हैं। मतलब उसने लेवल अप करके अपना लेवल दिखा दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वो फ्रेम कर सकता है एंड हु इज़ द बॉस ओवर हियर। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, और फाइनली फिर जाके आप सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हो। हाँ, अब ये है कि 720 में से 720 आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, और वो अच्छी बात भी है क्योंकि कट ऑफ कम होगा उसकी वजह से, और लोअर स्कोर पे भी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम वो लोअर स्कोर तक पहुंचने पे भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही मेहनत जितनी आपको अभी 650 पहुंचने पे करनी पड़ती थी। तो आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे लेवल अप करो, जैसे पेपर लेवल अप हुआ है उसी तरीके से लेवल अप करो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नहीं करोगे और वही पैटर्न आजमाओगे कि वैसे ही मैं वो सारे लेक्चर कर लेता हूँ, यूट्यूब से कुछ ट्रिक्स देख लेता हूँ, तो फिर जाके आपको बस एक निराशा ही मिलेगी लास्ट ईयर की तरह, आप वैसे ही प्रिपेयर करोगे तब। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे हम लोग एक डीप एनालिसिस करने का ट्राई किए थे कि कैसे फिज़िक्स और डिफ़िकल्ट बनाई गई, यहाँ पे कैसे अलग अलग टॉपिक्स को लेंदी बनाया गया, और कैसे ये पेपर इतना अजीब सा गया है लोगों का। और अगर आपका पेपर अजीब गया तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग का गया ही है वैसा पेपर, और अगर ऐसा गया भी है तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर सकते हो, और देयर इज़ नेवर एन एंड। ओके, आप अपनी प्रिपरेशन हमेशा स्टार्ट कर सकते हो, और अच्छे से पॉजिटिवली स्टार्ट करो। और अगर स्टार्ट करना है तो आप जल्द से जल्द स्टार्ट करो। 1-2 महीने का वेट मत करो कि मैं 1-2 महीने बाद करूँगा या करूँगी। अगर आप 1-2 महीने का वेट करोगे तो फिर वो 1 महीना 2 महीने बदल जाएगा, 2-4 और 4 से 6 महीने निकल जाएंगे। फिर आप एक ऐसे पड़ाव पे होगे कि अब बचे हैं 6 महीने नीट को,
और अब मैं सिलेबस भी 0 लेवल पे है, मैं कैसे करूं? और जो आपने अभी तक 2025 नीट के लिए पढ़ा था वो भी आप भूल चुके होंगे अगले 6 महीने में। तो अक्लमंदी इसी में है, समझदारी इसी में है कि आप जल्द से जल्द स्टार्ट करो। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।